मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड इंडिया। सरकार तो नतमस्तक थी ही, अब बीएमसी ने भी अपना सर झुका दिया है डीआरपी के सामने। मानो ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है धारावी करों के साथ कि हर तरफ से धारावी करों को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो सर्वे करने के लिए मजबूर हो जाए, वो अपना पेपर दिखाने पर मजबूर हो जाए, वो धारावी से बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाए। सरकार ने तो 2 दिन पहले ही कह दिया था कि जो लोग सर्वे नहीं कराएंगे उनको एनेक्शन में शामिल नहीं करेंगे। अब कल ही बीएमसी ने अपनी एक नोटिस जारी की है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो खाली हो या किसी को लीज पर दी गई हो, उन तमाम जमीनों का हक या उस पर तमाम कानून जो हैं वो डीआरपीपीएल के लागू होंगे, यानी कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के तमाम कानून उस पर लागू होंगे और वो तमाम कानून जो है डीआरपी देखेगा। इसी चीज को लेकर आज सुबह मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा और वो नोटिस को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि नोटिस किसने मुझे भेजी है, तो पता चला कि वो धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक राजू कोरडे जी ने भेजा है। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि ये नोटिस है क्या, इसको हम समझना चाहते हैं और धारावी करों को भी समझाना चाहते हैं कि इससे धारावी करों को कितना फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो नोटिस आपने भेजी है उस नोटिस को हम जरा समझना चाहते हैं कि वो नोटिस है क्या और इसके जरिए बीएमसी धारावी करों को क्या कहना चाहती है। बीएमसी में मालमत्ता विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट नाम का एक विभाग है, उसके तहत धारावी के अंदर माटुंगा लेबर कैंप, शाहू नगर, यहाँ पे जो इमारतें हैं, जो चालें हैं वो आती है। लक्ष्मीबाग म्युनिसिपल चाल है, उसी तरीके से धारावी क्रॉस रोड के ऊपर म्युनिसिपल चाल है, गणेश विद्यालय के सामने वगैरह। यहाँ पर अपना धारावी कोलीवाड़ा की तरफ कनरी चाल वगैरह जो चाल है, ऐसी तमाम जो एरिया है जो महानगर पालिका के भाड़े करू, मतलब महानगर पालिका ने जिनको भाड़े पे दिया है, ऐसे भाड़ू करू उन पे रहते हैं, ऐसे एरिया है। साथ ही महानगर पालिका ने जो वीएलटी एक्ट के तहत वेकेंट लैंड टेनेंसी दिया गया था और उस पर निजी लोगों ने जो चालें बनाई और उस पर रहने वाले जो पट्टेदार लोग हैं, इस तरीके की जो सभी जमीनें हैं, उन सब जमीनों के बारे में 2021 और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाले, उस नोटिफिकेशन का आधार लेते हुए जी नॉर्थ वार्ड ऑफिसर ने परसों के दिन 6 तारीख को एक पत्रक जारी किया है और कहा है कि ये सब जमीनें और इस जमीनों के ऊपर जो इमारतें, चालें या जो कुछ भी बना है, उन सब के बारे में सभी अधिकार जो है अब महानगर पालिका के पास नहीं रहेंगे, वो सभी अधिकार जो है वो डीआरपी को चले जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात जो है, उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पूर्वलक्षी प्रभाव के साथ में ये अधिकार को जो है डीआरपी को दिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में इन जगहों का जो ट्रांसफर है, हस्तांतरण है, वो डीआरपी करेगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर अगर कोई हस्तांतरण, कोई ट्रांसफर अगर हुआ है तो उसको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ में पूर्ववत किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी मान के चलो कि पिछले 3 साल में इन जमीनों के ऊपर, इन चाल के अंदर, इन बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट लोगों ने ट्रांसफर कराए हैं, ट्रांसफर फी भर दी गई है, तो ये ट्रांसफर भी कैंसिल होके उसको पूर्ववत किया जाएगा। तो एक तरह से धारावी के अंदर सिविल वॉर की परिस्थिति निर्माण करना ये तो साजिश है। तो सर, वो चीजें कहाँ जाएंगी कि जिन्होंने कई सालों से बीएमसी को भाड़ा भर रहे थे, कई लोगों के पास बीएमसी के फोटो पास मौजूद है, उन तमाम टेनेंट का क्या होगा? क्या वो भी इसी कानून में लागू होंगे ट्रांसफर होने के बाद भी? देखो, अभी तो ये स्टेट डिपार्टमेंट ने पत्रक निकाला है, लेकिन अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का जो है पूरे धारावी के लिए है। बिल्कुल। तो आगे चल के जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, जो फोटो पास वाले लोग हैं,
उनके लिए भी ये अधिसूचना वो लागू करेंगे और पूरी धारावी का कारोबार जो है वो पूरा कारोबार जो है डीआरपी को वो देने वाले। तो मेरे ख्याल से फिर जी नॉर्थ वार्ड जो है वो जी नॉर्थ वार्ड का काम ही कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। जी नॉर्थ वार्ड में जो स्लम डिपार्टमेंट है, जो बड़ा डिपार्टमेंट है, स्लम का डिपार्टमेंट है, वो पूरा डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा, इस तरीके की हालत है। और एक बात में याद रखिए कि महानगर पालिका एक सिविक बॉडी है। इस सिविक बॉडी के ऊपर आज काउंसलर नहीं है, नगर सेवक नहीं है, और नगर सेवक नहीं रहते वक्त इस तरीके का निर्णय लेना ये एक एंटी डेमोक्रेटिक चाल है, एक लोकशाही विरोधी, एक जमहूरियत के खिलाफ का ये कदम है। यानी कि वही कहने जो मैंने भी पहले कहा कि सरकार तो नतमस्तक थी, अब बीएमसी भी आकर चरणवश कर चुकी है। नहीं, एक तरफ से डीआरपी के माध्यम से धारावी करों को अदानी के चरणों के ऊपर शरणागत करना, ये इस तरीके का ये पूरा तरीका है, षड्यंत्र है। और इससे पूरे हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक साजिश यहाँ पर हुआ है, और वो बहुत ही निंदनीय प्रकार है। उसका विरोध होना चाहिए और उसके खिलाफ में जो है आंदोलन होना बहुत जरूरी। तो राजू भाई, ज्यादातर धारावी में बीएमसी की ही जमीन है, कलेक्टर लैंड तो बहुत कम है। तो उन तमाम लोगों को क्या अब ये डराया धमकाया जा रहा है क्या कि अगर आप डीआरपी का साथ नहीं देंगे तो बीएमसी भी आपसे हाथ उठा लेगी और आपकी जमीन चली जाएगी? देखो, लगभग धारावी में 67% लैंड होल्डिंग जो है वो महानगर पालिका की है, और महानगर पालिका के पूरे अधिकार अगर डीआरपी के पास आ गए तो सवाल यह है कि एक तो डीआरपी के पास कोई यंत्रणा आज नहीं है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि सर्वे भी किया जा रहा है, उसके अंदर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी नहीं है, डीआरपी के कोई ऑफिशियल अधिकारी जो है, ऑथराइज अधिकारी नहीं है। वो डीआरपीपीएल जो पहले था, अभी उन्होंने एनएमडीपीएल बनाया, कर दिया। वो कंपनी के कुछ कंट्राटी मजदूर जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में लोगों का हस्तांतरण, लोगों को सुविधाएं देना, ये एक लोकतांत्रिक संस्थाएं जो काम करती है वो संस्थाओं को छोड़कर अभी इसके बाद में मतलब ये हस्तांतरण का काम जो दलाल लोग इन्होंने रखे हैं उनके हाथ में जाएगा। एक तरह से ये बहुत ही भयावह और डरावना सब मामला है। परिस्थिति क्या बनेगी सर आगे जाकर? ये जिस तरह से पूरे कानून, पूरे नियम जब डीआरपी करेगी तो वो 80% यहाँ पर है डेवलपमेंट उनका अधिकार, तो वो किस तरह से मनमानी करेंगे? देखो, सवाल मैंने बताया कि डीआरपी के पास कोई कर्मचारी वर्ग नहीं है। बिल्कुल। एक तरीके से अदानी के ऑफिस से डीआरपी का काम चल रहा है। मतलब सरकार जो है वो पूरी तरीके से नाकाम होना और अदानी के हाथ में पूरा कारोबार सौंप देना, ये जो तरीका है वो तरीका इसमें भी चलेगा। और इसके बाद में हस्तांतरण का काम जो है सरकार के पास नहीं रहेगा तो अदानी के पास चला जाएगा। ये अतिशय गंभीर जो बात है वो हमको यहाँ से देखने मिल रही है। और एक चीज हमने देखा है कि 80% अडानी का है और 20% सरकार ने लिया है, और उस 20% के अथॉराइज पर्सन जो सीईओ जो है वो श्रीनिवासन जी हैं। लेकिन अब पेपर में हमने पढ़ा है कि वो एनएमडीपीएल के भी सीईओ है, तो ये कैसा समझ नहीं आया, प्राइवेट सेक्टर के भी वो सीईओ है और सरकार के भी, तो ये कैसे न्याय मिलेगा धारावी करों को? देखो, सवाल ऐसा है कि टेंडर डॉक्यूमेंट के तहत पहले डीआरपीपीएल, बिल्कुल, यानी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी, और उस कंपनी में महाराष्ट्र सरकार की ओर से 2 डायरेक्टर आए। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग वल्सा नायर ये थी, और दूसरे जो है सीईओ डीआरपी जो एसवीआर श्रीनिवासन, ऐसे 2 डायरेक्टर थे। बाकी सब डायरेक्टर जो है वो अदानी इंफ्रा के थे। लेकिन एकाएक उन्होंने जो डीआरपीपीएल का नामकरण बदल दिया, उसको एनएमडीपीएल कर दिया, और इसका कोई सूचना भी किसी को दिया नहीं। हमारे नजर में जब ये बात आई, हमने इसको जब डिस्क्लोज किया, जाहिर किया, तो उसके बाद उन्होंने जाहिर किया कि इस तरीके का है। लेकिन सवाल ऐसा है कि ये एनएमडीपीएल जो है वो एनएमडीपीएल
ये नामांतरण से पहले मतलब 1.5 साल पहले अदानी ने बनाई हुई कंपनी है। तो ये नामकरण है, मुझे नाम चेंज है, नेम चेंज है या ये मर्जर है? मेरे ख्याल से ये नेम चेंज नहीं, तो ये मर्जर है। अदानी ने पहले से बना के रखी हुई जो कंपनी है उसके अंदर डीआरपीपीएल का विलय यहाँ पे हुआ है। तो एक तरह से सब तरीके से जालसाजी का काम, सब तरीके से धोखाधड़ी का काम, सब तरीके से अंधेरे में जो काम करना, मतलब उन्होंने जो भूमि पूजन है वहां से लेकर पूरा काम जो है वो अंधेरे में ये काम हो रहा है, धोखाधड़ी से काम कर हो रहा है, एक साजिश के तहत काम हो रहा है। और धारावी करोड़ को जागरूक होना चाहिए कि उनके साथ एक बहुत बड़े साजिश के साथ उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। सर, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी देखा होगा, तो क्या उसमें इस तरह के कानून है, क्या इसमें नियम है कि वो अपने नाम को बदल सकते हैं या किसी और कंपनी को विलय कर सकते हैं इसमें? देखो, टेंडर के डॉक्यूमेंट में कोई स्पष्टता नहीं है। टेंडर के डॉक्यूमेंट में सिर्फ इस तरीके से बताया गया है कि जो बिड विनर होगा वो बिड विनर के साथ में सरकार की एक एसपीवी तैयार की जाएगी। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाई जाएगी, मतलब एक कंपनी बनाई जाएगी और उस कंपनी में 20% साझेदारी सरकार की रहेगी और 80% साझेदारी जो है वो अदानी की रहेगी। तो इतना उसमें लिखा गया था। उसके तहत डीआरपीपीएल कंपनी बनी और बाद में उन्होंने उस कंपनी का नाम जो है वो चेंज कर दिया। लेकिन इस सिर्फ मैं एक नेम चेंज नहीं है, मैं बता रहा हूं कि नाम चेंज उन्होंने अभी किया, लेकिन उससे पहले एनएमडीपीएल कंपनी जो है 1.5 साल पहले बन चुकी है। तो ये सिर्फ नेम चेंज नहीं, तो ये एक मर्जर है जिसको एक कंपनी का दूसरे कंपनी में विलय कहा जा सकता है। और ये एक धोखाधड़ी के साथ हुआ गया है, एक अंधेरे में रख के किया गया है। इस तरीके का कोई भी प्रेस रिलीज उन्होंने निकाला नहीं था। हमने इस बात को उजागर करने के बाद जो है वो डीआरपीपीएल ने एक नोटिस जारी करके ये बात कही और आज भी सब जगह पर वो जो पोस्टर लगा रहे हैं वहां पर डीआरपीपीएल ही लिखते हैं। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने ये नाम चेंजेस किया या मर्जेस किया या 1 साल पहले बनाकर इन्होंने खेल खेला धारावी करोड़ के साथ, अभी इस वक्त अगर शेकलिंग जो निवेश करने के यहाँ पर आए हैं, जो इंटरनेशनल कंपनी है, और वो जाकर अगर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इस तरह के अपील करती है और वो एनएमडीपीएल या डीआरपी के खिलाफ अगर वो केस दायर करती है, तो धारावी करोड़ के साथ क्या होगा? देखो, मुंबई हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है सुना दिया है और वो सेटलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के विरोध में है। सवाल यह है कि सेटलिंग हो या अदानी हो, हमको किसका पक्षधर होने की जरूरत नहीं है। हमारा कहना इतना ही है यहाँ पर कि धारावी करों के साथ साजिश रची जा रही है, धारावी करों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अदानी के लोग जो है वो किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, एक स्पष्टता जिसको बोलते हैं, पारदर्शिता जिसको बोलते हैं, वो कहीं पर भी नहीं रख रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम आज भूमि पूजन करेंगे, उस दिन आंदोलन जब जाहिर होता है तो वो बोलते हैं कि हमने रद्द कर दिया, दूसरे दिन जो है वो बोलते हैं कि हमने भूमि पूजन कर दिया। वो नाम चेंज करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, प्रेस को नहीं बताते, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत पर्चा जो है वो इशू नहीं होता। हम उसको जब खोज के निकालते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि हमने वो एनएमडीपीएल कर दिया। लेकिन जब हम वापस से छानबीन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो कंपनी जो है 1.5 साल बनी हुई है। अभी वो बोलते हैं कि धारावी में सभी लोगों को हम घर देने वाले हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत बात है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कट ऑफ डेट से पहले जो होगा, जो पात्र होगा, उसी को वो घर देंगे। ऊपर के लोगों के बारे में भी उनका वही कहना है कि उसके लिए कट ऑफ डेट होगी और कट ऑफ डेट के अनुसार जो पात्र होगा उसको ही घर मिलेगा।
जो ग्राउंड लेवल का होगा उसको धारावी भी मिलेगा बोलते हैं, ऊपर वालों को सबको बाहर जाना पड़ेगा। हमारा अनुभव यह है कि धारावी के अंदर उनको एक 15 से 20% लोगों को पात्र करना है और बाकी सभी लोगों को अपात्र करके उनको धारावी के बाहर भेजना है और धारावी के अंदर एक एक्सटेंडेड बीकेसी या बीकेसी 2 उनको बनाना है। और अभी हम धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से जो अच्छे आर्किटेक्ट है, जनता के बाजू के जो आर्किटेक्ट है, उनसे बात कर रहे हैं और हम एक वैकल्पिक जो प्लान है, मास्टर प्लान जो है, वो सरकार को देने जा रहे हैं। जल्द ही ये काम भी हम लोग करने वाले हैं। सर, इलेक्शन से पहले जो है तभी पार्टियां बहुत जोरों शोर में थी, महाविकास आघाड़ी बड़े जोरों शोर से थी, हर कोई ये कह रहा था कि हम इस तरह से कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी लड़ाई ये लड़ाई है, अडानी से लड़ाई है, धारावी के विकास से लेकर लड़ाई है। लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना उद्धव साहब की तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना कोई और पार्टियों की तरफ से आ रहा है। आखिर धारावीकर जिनका दामन पकड़ के रखे थे वो क्या करे, किसके पास जाए, कहां गुहार लगाए? जबरदस्ती सर्वे किया जा रहा है, धमकी देकर घरों में घुसा जा रहा है और उनसे पेपर मांगने की कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप सर्वे का साथ नहीं देंगे तो इलेक्शन में हम आपका नाम शामिल नहीं करेंगे। देखो, एक बात समझना चाहिए, कौन सा राजनीतिक दल आ रहा है, कौन सा राजनीतिक दल जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि धारावी के जनता की लड़ाई है और धारावी की जनता की लड़ाई को धारावी की जनता को लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा आपको। 2004 में जब पहली बार ये जीआर आया तब से लेकर आज तक हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और हमारा मांग इतना ही है कि डेवलपमेंट के विरोध में हम लोग कभी भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हम चाहते हैं कि धारावी का डेवलपमेंट हो, लेकिन वो विकसित धारावी के अंदर, डेवलप धारावी के अंदर धारावी के मकान रहे, धारावी के लोग रहे, धारावी के कारोबार जो है वो यहाँ पर बसाया जाए, धारावी के अंदर जो मंदिर मस्जिद है उनको यहाँ जगह मिले, धारावी के अंदर जो कारोबारी जगह है उनको यहाँ पर जगह मिले और यहाँ पे जो स्कूल है और तमाम एम्यूनिटीज जो है वो बेहतर हो। इस तरीके की हमारी साधारण मांग है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है और ये मांग जो है धारावी के अंदर फुलफिल की जा सकती है और ये मांग फुलफिल करने के बाद भी लाखों करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। इस तरीके का एक मास्टर प्लान हम जल्द ही धारावी के जनता के बीच और गवर्नमेंट के पास भी सादर करने वाले हैं। सर, इससे पहले तो 3.5 का एफएसआई लोगों को मिलता था, 3.2 का मिलता था, तब भी लोगों को इतनी सारी फैसिलिटी बिल्डर दिया करते थे, संस्थाएं दिया करती थी, लेकिन अब तो 5.2 तक पहुंच चुका है एफएसआई, तब भी धारावी करो को धारावी से बाहर भेजा जाएगा? नहीं, सवाल वही है। हमने कहा कि पूरे धारावी के लोगों को यहाँ बसाया जा सकता है और उसके बाद भी मुनाफा कमाया जा सकता है। इस तरीके का पूरा गणित जो एकदम एक्सपर्ट आर्किटेक्ट है उन्होंने बनाया है और ये मुमकिन है, लेकिन सवाल ये है कि इरादा नेक होना चाहिए। यहाँ पर सरकार का इरादा नेक नहीं है, यहाँ पर अदानी का इरादा नेक नहीं है। अदानी के लिए सरकार काम कर रही है, रोज नए नए कानून बना रही है। अदानी के लिए रोज मुंबई की अलग अलग जमीन को जो है आवंटित किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है। आप देखिए कि धारावी की जमीन है 597 एकड़, लेकिन उसके बदले में लगभग अभी अब तक 500 एकड़ जमीन का आवंटन हो चुका है और 1000 एकड़ जमीन की जो है डिमांड है। तो एक तरीके से सरकार जनता के लिए काम कर रही है या सरकार अदानी के लिए काम कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जो बात आज हो रही है ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है और ये लड़ाई कोई और आके लड़ेगा, ये भ्रामक कल्पना में नहीं रहना चाहिए। लोगों की लड़ाई है, अपने घर की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। लोगों को इस लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा और मेरे ख्याल से अभी कुछ जगह पर ये जो जन जागृति जो है फैल चुकी है और लोगों ने इनका विरोध करने का भी काम शुरू कर दिया।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन या किसी नेता के सहारे ना बैठे, हर कोई अपने इलाके में मजबूत हो जाए और अपने इलाके की तरह से लड़े और हर एक धारावी करो को आगे आके लड़ना होगा। धारावी बचाओ आंदोलन ये धारावी के जनता का आंदोलन है। धारावी के अंदर जो भी राजनीतिक दल काम करते हैं उनके कार्यकर्ता अगर आते हैं तो उनका आंदोलन है। ये आंदोलन हर उस शख्स का है जो धारावी को बेहतर बनाना चाहता है और जो धारावी को उजाड़ कर यहाँ पर महल बनाना, लेकिन वो किसी और के लिए, उनका आंदोलन नहीं है। ये धारावी करों का आंदोलन है और धारावी करों ने इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का, किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समूह का आंदोलन नहीं है। तो ये धारावी करों का आंदोलन है और ये धारावी करों ने इसका परचम साथ में लेना चाहिए और इस परचम को आगे लेके जाके एक लड़ाई को जो है लड़ना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल मेरा, अब धारावी करों को क्या करना चाहिए? क्या वो सर्वे करने दे या पेपर दे या नहीं दे, क्या करना चाहिए उनको? देखो, पहली बात तो यह है कि सर्वे को किसी का भी विरोध नहीं है, लेकिन सर्वे आप जो कर रहे हो तो उससे पहले एक मास्टर प्लान आप बताओ कि भाई धारावी में कितने लोगों के लिए व्यवस्था आप करने वाले हो और वो घर कहाँ पे होंगे। एक मोटे तौर पे एक अंदाजा होता है कि धारावी में भाई समझो ग्राउंड लेवल में 1 लाख घर है, क्योंकि इससे पहले जो है सर्वे हो चुका है। उसके आधार पर एक मास्टर प्लान मोटे तौर के ऊपर कि हम क्या करने वाले हैं, धारावी के लोगों को कहाँ पे बसाने वाले हैं, धारावी के लिए एमिनिटीज का इंतजाम कहाँ पर किया गया है, इस तरीके का मास्टर प्लान इनके पास नहीं है या होगा तो उसको ये उजागर करना नहीं चाहते, क्योंकि इनके मास्टर प्लान के अंदर धारावी करों के लिए, धारावी के लोगों के घरों के लिए, धारावी के मकानों और दुकानों के लिए, यहाँ के कारोबार के लिए, यहाँ के स्कूल और जो दूसरे संस्थाएं हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये सभी को धारावी से उठाकर जो कचरा पट्टी की जमीन है, जो इसकी सॉल्ट पैन की जमीन है, उनके वहां पर उखाड़ के फेंक के वहां पे भगाना चाहते हैं। ये उनका साजिश है, उसके लिए ये मास्टर प्लान को उजागर नहीं कर रहे। हमारा कहना है मास्टर प्लान जाहिर करो, उसके ऊपर चर्चा करो और उसके बाद में सर्वे करो। सर्वे करने के बाद लोग जो है आपको कागज भी देंगे, लेकिन आपका इरादा नेक नहीं है। उसके लिए लोगों ने, किसी ने भी सर्वे भी करने नहीं देना चाहिए और ना ही कोई पेपर भी देना चाहिए। धारावी बचाओ आंदोलन तो एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ उनका कहना है कि सबसे पहले हमें एग्रीमेंट दो कि धारावी करों को कहां बसाओगे, धारावी की किस कोने में उनको दोगे और सभी धारावी करों को धारावी में घर दो, बाहर किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारावी के पास इतनी जगह पर्याप्त है कि धारावी के तमाम लोग धारावी में बस सकते हैं। अगर उनका विकास करना चाहते हो तो धारावी में करो, वरना आप यहाँ तो एक धारावी है, लेकिन जहां जहां धारावी करो को आप कर दोगे अनेक धारावी बनना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इनका कहना है कि धारावी करो के साथ इंसाफ हो, कट ऑफ डेट ना हो और अपात्र पात्र का कोई नाटक ना हो, बल्कि हर एक को जिसके पास स्ट्रक्चर है, पेपर है, उसे घर दो, यही इनका मानना है। और सारे धारावी करो को दुकान, मकान, गोडाउन सब यहीं पर उनका होना चाहिए, धारावी से बाहर नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर इनकी लड़ाई है और ये बार बार जनता से भी कह रहे हैं कि आपको भी हमारे साथ उतरना होगा ताकि आपका हक का घर आपको मिल सकेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ ऑन एस इंडिया।